गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। तो होपफुली आप सभी बेहतर होंगे, मैं एकदम बेहतर हूं और आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रही हूं, है ना। इस बात में कोई भी डाउट हो तो बताओ। नोट्स आपको मिल चुके हैं, जहां जरूरत हो वहां अपनी भाषा में भी आप उनके साथ लिख सकते हैं। ये मत मान के चलिए कि एज इट इज आपको रटने हैं नोट्स, या एक एक वर्ड उन्हीं से याद करना है। जो आपको एक्स्ट्रा क्लास में बताया जाता है वो आपको खुद अपने शब्दों में कई बार कई जगह पे नोट करना होता है, ठीक है। यादव, ये गलतफहमी है आपकी। जैसा कि मैंने बताया, कुछ ही चैप्टर्स हैं, सारी क्लासेस बिल्कुल भी मर्ज नहीं होती हैं, ना हुई हैं अब तक, ना हो सकती हैं, है ना। कुछ चैप्टर्स जैसे लर्निंग का चैप्टर है और बीच में आई थिंक प्याजे वाला कुछ एक कॉन्सेप्ट था डेवलपमेंट की, थियरीज वाला। इसके अलावा आपका स्कूल ऑफ साइकोलॉजी अलग था, आपके बहुत सारे चैप्टर्स बिल्कुल अलग हैं डेवलपमेंट के, इतने सारे लंबे 10 दिन के चैप्टर्स पेडागोजी स्पेशल के अलग हैं, आगे बैचेस में भी अलग होंगे, ठीक है। तो वो जो मर्ज क्लासेस हैं वो कुछ ही क्लासेस हैं जिनको कोई नहीं बदल सकता, है ना। जैसे ये थियरी की क्लासेस हैं, इनको कोई क्या बदलाव करेगा, इन क्लासेस में कोई बदलाव संभव ही नहीं है भाई। मैं थॉर्नडाइक नॉर्मल बैच में भी वैसा ही पढ़ाऊंगी जैसा मैं पेडागोजी स्पेशल में पढ़ाऊंगी, तो वो तो ऑब्वियस है। हाँ, लर्निंग थियरीज का पीडीएफ एक साथ मिलेगा। स्किनर का पीडीएफ मिल जाना चाहिए था, अब तक नहीं मिला तो मैं बोल दूंगी एक बार, है ना। ये भी पीडीएफ आपको अब तक मिल गया होगा थॉर्नडाइक का, जो हम करने वाले हैं आज। नहीं ना, आपको ब्लॉक कैसे करेंगे भाई, एक बार आ जाओ सारे के सारे। स्किनर का भी बोल देंगे, मिल जाएगा। आ जाओ, फ्री आगे बढ़ेंगे, आ जाओ एक बार। अरे कोई नहीं यादव जी, ऐसा कोई बात नहीं, आपको पूछना चाहिए बेशक, इसमें पूछने में कोई बुराई नहीं है। कोई भी मन में अगर डाउट आए तो हमेशा पूछो, इसमें कोई परेशानी थोड़ी है। बट ये मत कहो नॉर्मल बैचेस में 2 दिन में हद से हद खत्म हो जाता है डेवलपमेंट, क्योंकि वो टू द पॉइंट चलता है। पेडागोजी स्पेशल में 10 दिन चला है, तो ये मत कहिए, है ना। देखिए एक बार आ जाओ, 2 मिनट 5 मिनट में शुरू करते हैं। चलें शुरुआत करें आज की। थियरी है ट्रायल एंड एरर, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये जो लर्निंग थियरीज हैं, इनसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है बात। तो अगर हम बात करें, अरे नहीं यादव जी टेंशन नहीं लो, पढ़ाई करो आराम से। एक्चुअली होता क्या है ना, कई बार पता नहीं चलता ऑनलाइन में कौन कैसे पूछ रहा है। कई बार कुछ लोग होते हैं वो बिना मतलब परेशान करने के लिए बार बार कमेंट करते हैं। कई बार किसी की जेन्युइन क्वेरी होती है और उनको गुस्सा कर दिया जाता है उन पे। तबियत एकदम ठीक है। ट्रायल एंड एरर लर्निंग, आपसे पहले हमने पढ़ा है किसको, पेवलव को, क्लासिकल कंडीशनिंग को। इन सभी थियरीज के एक दिन क्वेश्चन करेंगे, बट क्वेश्चंस चलो देख लेंगे वो। पेवलव, इसके अलावा अगर हम बात करें, नॉर्मल बैचेस में नहीं होंगे पेवलव। इसके अलावा अगर हम बात करें थॉर्नडाइक पे हम आज चर्चा करेंगे। स्किनर पे हम चर्चा कर चुके हैं, और नॉर्मल लर्निंग का जो चैप्टर है उसको भी हम 2 दिन कर चुके हैं, ठीक है बात। तो थॉर्नडाइक पे आज हम बात करने वाले हैं। थॉर्नडाइक क्या कहते हैं इस पे जानेंगे। इनकी थियरी का नाम ट्रायल एंड एरर, वैसे तो कई नाम है। त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, हेडिंग आप डाल सकते हैं, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। त्रुटि का मतलब होता है गलती यानी एरर, प्रयास का मतलब है ट्रायल, जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं। हम्म हम्म जी यादव जी, वो तो हो रही है आपकी सारी स्लाइड्स, तो आपको मिल रही है पीडीएफ के तौर पे। त्रुटि एवं प्रयास का मतलब क्या है? त्रुटि एवं प्रयास का सिंपल सा मतलब है कि एक व्यक्ति जब सीखता है, कोई भी जीव, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब लर्निंग की प्रोसेस में होता है तो वो बहुत सारी गलतियां करता है, और बहुत बार गलतियां करने के बाद ट्राई करता है बार बार, और लर्निंग एक दिन हो जाती है। ये है ट्रायल एंड एरर। और हम जिंदगी में ऐसे बहुत सारे काम सीखते हैं जो हम ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं। जैसे आप रोटी बनाना मान लीजिए, या फिर हम कह सकते हैं कि आपका बाइक चलाना, साइकिल चलाना, या फोन में कुछ गलत कर दिया, फिर से सही करने की कोशिश की, फिर से गलत हुआ, फिर से सही करने की कोशिश की, है ना। हैंड राइटिंग को सुधारना, ये सब ट्रायल एंड एरर के ही उदाहरण है अगर हम देखें तो, ठीक है बात, क्लियर है बात, है ना। ट्रायल एंड एरर से तो यूपीएससी नहीं निकलेगा शिवम, बट हाँ हर चीज में ट्रायल एंड एरर लगती है, समझ भी लगेगी, बट ट्रायल एंड एरर भी लगेगा सीखते समय। क्योंकि अभी हम ट्रायल एंड एरर की ही बात कर रहे हैं तो उसी पे चर्चा करेंगे, अदरवाइज फैक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं। इनके बाद लोग आए जिन्होंने इस थियरी को नकारा, कहा कि सिर्फ ट्रायल एंड एरर नहीं और भी चीजें हैं, ठीक। तो ये थियरी बात करती है प्रमुख रूप से त्रुटि एवं प्रयास के सिद्धांत के बारे में। हमने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ते समय, जिन बैचेस में हो चुका है, जिनमें होगा, वो लोग बस मान लें कि बिहेवियरिज्म को बिलोंग करते थे थॉर्नडाइक, व्यवहारवाद को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें की। थियरी दी किसने है? E.L. थॉर्नडाइक ने, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जो कि एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। बेसिकली इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान के या शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति को एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का जब शिक्षा में प्रयोग हुआ तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थॉर्नडाइक हैं। विभाग कोई दिक्कत नहीं है। अबाउट थॉर्नडाइक, इनका नाम क्या है? एडवर्ड E.L. थॉर्नडाइक कह दिया जाता है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। जन्म हुआ था 1874 में, 1874 में, ठीक। अगर हम बात करें, हाँ बहुत बढ़िया निखिल, अगर हम बात करें तो इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी
एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने इंटेलिजेंस से लेकर के इंटेलिजेंस टेस्ट से लेकर के विनय के साथ मतलब लगभग हर एक टॉपिक पे काम किया है। लर्निंग में इनका खासा महत्व है, लर्निंग टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है थॉर्नडाइक की दृष्टि से। अब ये कह क्या रहे हैं, लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स, यानी उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच का जो सहचर्य है, जो संबंध है, वही लर्निंग है। ठीक है बात, मतलब एसआर थियोरी भी इसको हम कहते हैं। क्या कहेंगे, एसआर थियोरी। क्लियर है। न्यू बैच चल रहा है मनु, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं पेडागोजी स्पेशल बैच 2 के अंदर। जिनको पेडागोजी स्पेशल बैच 1 नहीं दिखाई दे रहा, आप माय कोर्सेज में देखिए, ऐसा नहीं है आपका कोर्स अभी ओपन ही है। ठीक, अगर मैं बात करूं ईएल थॉर्नडाइक की, तो इसको एसआर थियोरी कह देते हैं, क्योंकि स्टिमुलस क्या है, उद्दीपक, भाई जो भी चीज आपको प्रतिक्रिया देने पे बाधित करे, और ये है रिस्पॉन्स। तो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड बनता है उसको हम एसआर बॉन्ड कहते हैं। इसलिए इस थियरी का नाम बॉन्ड थियरी भी है, इसका उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी है, इसका नाम हर्ष एवं दुख यानी पेन एंड प्लेजर थियरी भी है, ट्रायल एंड एरर भी है। ठीक है विभा, तो एसआर बॉन्ड या कनेक्शनिज्म, इन दोनों के बीच में जितना अच्छा कनेक्शन होगा उतना बेहतर लर्निंग होगी, ऐसा कौन कह रहे हैं, थॉर्नडाइक कह रहे हैं। ठीक, ये बातें इन्होंने की कब, ये जो थियरी है ये दी कब, इन्होंने ये थियरी दी 1898 में। इनका एक रिसर्च कह सकते हैं, इनकी बुक भी है द एनिमल इंटेलिजेंस करके, जिसपे पेपर, ये बेसिकली थीसिस है इनकी एनिमल इंटेलिजेंस के नाम से। इनकी जो पीएचडी जो रिसर्च थी वो इनकी इसी पे फोकस्ड थी। तो बेसिकली एनिमल्स पे प्रयोग किए बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने, और फिर उस चीज को लर्निंग में या मनुष्यों पर लागू करके बताया कि ऐसी ऐसी चीजें अगर करेंगे तो एजुकेशन और अच्छी होगी। ठीक है, नहीं सेम है विभा, दोनों बैचेस सेम है, पेडागोजी स्पेशल 1 और 2 दोनों। ठीक, 1898 में एनिमल इंटेलिजेंस। अगर मैं बात करूं, एक बुक और इनकी आई थी 1913 के अंदर, जिस बुक का नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्योंकि इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जा रहा है, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी एजुकेशनल साइकोलॉजी नाम की, यानी मनोविज्ञान को कैसे शिक्षा में प्रयोग किया जा सकता है बेहतर रिजल्ट्स के लिए, शैक्षिक मनोविज्ञान के नाम की बुक। ठीक, ये रिसर्च मान लीजिए इनकी एनिमल इंटेलिजेंस पे, पशु बुद्धि या जो आप कहना चाहें, एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान, 1913 में ये बुक है। ठीक, और ये थियरी कब इन्होंने प्रतिपादित की, तो थियरी को 1898 में, ये एसआर थियरी 1898 में। ठीक है बात, इनकी ही थियरी से प्रभावित या इंस्पायर्ड थी जो हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ी थी ना अभी कल, स्किनर की, वो कहीं ना कहीं इनकी थ्योरी से इंस्पायर्ड थी। इन्होंने जन्म दिया उस थ्योरी को कहीं ना कहीं, स्किनर प्रभावित थे इनके काम से, जिसके बेसिस में उन्होंने एक अलग काम दिया, मतलब उन्होंने एक अलग थ्योरी दी। नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है जिनके पास पेडागोजी स्पेशल बैच 1 है वो 2 अभी के लिए ना लें, जब भी नया आएगा तो बता देंगे, दोनों करेंगे अनन्या। ठीक है बात, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में किसी को भी हो रही है तो मुझे बताओ। इतनी बात क्लियर है। अभी क्या क्या बात की हमने फिर से मैं बता देती हूँ। ई.एल. थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को हिंदी में लिख देते हैं थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, और इन्होंने एक बुक भी लिखी है एजुकेशनल साइकोलॉजी नाम की 1913 के अंदर। इनकी थ्योरी का नाम एसआर बॉन्ड थ्योरी है। ये यूपीटेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक ने दिया है। कनेक्शनिज्म यानी संबंधवाद का सिद्धांत, संबंध है ना स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच, किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। बॉन्ड थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी है। पेन एंड प्लेजर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी है ना, ये सब इसी थ्योरी के नाम है। ठीक, क्लियर है बात। अगर हम बात करें, कॉमन है सभी के लिए क्लास, लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशंस बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पांस। क्लियर है बात, ये बात समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ। अरे ये आज कॉमन क्लास इन लोगों ने नहीं की है, मुझे लग रहा है इनको पता नहीं लगा। अच्छा वो आपने बता दिया, मैं बोल देती हूँ। ठीक है बात, इतनी बात समझ में किसको दिक्कत हो रही है, एनर्जेटिक नहीं लग रही, अरे यार डिस्कशन पे ध्यान दो, एनर्जी कमी है, थोड़ा धीरे धीरे ठीक होगी ना। जब एनर्जी कमी है, हेल्थ बिगड़ती एक दिन में नहीं है, ठीक भी एक दिन में नहीं होती, वैसे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, आई नो कि आप लोग कंसर्न रहते हैं, बट मुझे चिंता हो जाती है आप लोग इतनी बार पूछते हैं तो। बहुत अच्छा समझाते हैं, अच्छा धन्यवाद। ये बात क्लियर है, सभी को क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, इनकी थ्योरी के बारे में और थोड़ी बात कर लेते हैं। अभी हमने समझ लिया थॉर्नडाइक कह रहे हैं जो लर्निंग है, जो अधिगम है, वो लिख सकते हो हिंदी में लिखना चाहो तो, अधिगम। देख पा रहे हो ना यहां तक, लोग थोड़ा और जूम कर देते हैं। अधिगम क्या है, रिजल्ट है, परिणाम है। अधिगम उद्दीपक अनुक्रिया के बीच का संबंध या साहचर्य है, के बीच साहचर्य का परिणाम है। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? आएगी इंग्लिश वर्जन वाली बुक भी, 7 बजे नहीं आज क्लास, ये कंबाइंड है। अधिगम उद्दीपक अनुक्रिया के बीच साहचर्य का परिणाम है।
नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है भाई हिमांशु। देखिए, लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशंस बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स। जो अधिगम है वो उद्दीपक अनुक्रिया के बीच साहचर्य का परिणाम है, यानी रिजल्ट है एसोसिएशन एसआर बॉन्ड के बीच का कनेक्शन का। जितना स्ट्रॉन्ग एसआर बॉन्ड होगा उतना अच्छा लर्निंग होगी। अब ये कहानी हम आगे और समझेंगे। इस थियोरी के कुछ और भी नाम हैं, जैसे प्लेजर एंड पेन थियोरी। प्लेजर मतलब सुख या हर्ष कह सकते हो, हर्ष व दुख का सिद्धांत। ठीक है बात, ये बात क्लियर है नहीं? हर्ष व दुख का सिद्धांत या हर्ष एवं दुख का सिद्धांत, क्लियर हो गई बात? प्लेजर एंड पेन थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी एसआर थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक भाई, एक स्टिमुलस है, मान लीजिए स्टिमुलस है खाना। भूखी बिल्ली है, जो थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट था उस पर भी अभी बात करेंगे। भूखी बिल्ली है, उसके सामने, श्वेता धन्यवाद, उसके सामने एक फिश, एक मछली रखी हुई है। उसकी जो खुशबू है वो उसको स्टिमुलेट करेगी, उद्दीपक का काम करेगी, ललचाएगा मन और वो रिस्पॉन्ड करेगी, उसको खाना चाहेगी, प्रतिक्रिया देगी, बाहर निकलना चाहेगी। बॉन्ड और कनेक्शनिज्म थ्योरी, संबंधवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है यहां। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत परेशानी? मिल जाएगी वायोगॉस्की की शीट भी। क्लियर है बात आशुतोष? आगे बढ़े। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। इनका एक्सपेरिमेंट क्या है, प्रयोग क्या है? भाई हर एक मनोवैज्ञानिक ने क्या दिया है, कोई ना कोई एक एक्सपेरिमेंट दिया है जिसके थ्रू उन्होंने प्रूव किया कि ये बात जो वो कह रहे हैं वो कितनी सही है ना? धन्यवाद अश्विनी। अगर हम बात करें तो इन्होंने एक पजल बॉक्स का इस्तेमाल किया। इसको कहा जाता है पजल बॉक्स, थॉर्नडाइक का पजल बॉक्स, भूल भुलैया बॉक्स कह लीजिए आप इसको, थॉर्नडाइक्स पजल बॉक्स। इन्होंने एक पजल, एक भूल भुलैया जिसमें समझ नहीं आ रहा बिल्ली को इधर उधर, एक बॉक्स बनाया। उसके बाहर 24 घंटे उस बिल्ली को, ये जो कैट है, इनका प्रयोग कैट पे, कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है किस पे प्रयोग है, तो आप कहेंगे बिल्ली पर। हालांकि इन्होंने बहुत सारे अलग अलग, प्रिया ब्लॉक नहीं हो आप, अलग अलग एनिमल्स पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, बट जो फेमस ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत है उस पर जो फेमस एक्सपेरिमेंट है वो है बिल्ली के बारे में। ठीक है बात? ठीक ठीक है प्रीति। तो कैट पे एक्सपेरिमेंट था इनका। पजल बॉक्स 24 आवर्स तक हंग्री थी वो, जो कैट है 24 आवर्स तक भूखा रखा गया बिल्ली को। जब भूखी रहेगी तो खाना देख के तो ललचाना निश्चित है ना भाई, भूखा होना तो जरूरी है यहाँ। अब एक पजल बॉक्स में डाला गया रोहित, एक पजल बॉक्स में डाला, ट्रैप कर दिया, बाहर से ये लगा दिया एक जो भी लिवर है, अंदर एक लिवर है, एक क्या कहेंगे आप, चटखनी कह लीजिए, जिसको वो अगर प्रेस कर दे नीचे जमीन में, जो आपका एक लिवर है, एक ऐसा एक चीज है जिसको उसने दबा दिया तो क्या होगा, ये बॉक्स खुल जाएगा, ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। लेकिन बिल्ली को थोड़ी पता है, एक स्ट्रिंग से इसको अटैच कर दिया इस लॉक को, और लिवर बना हुआ है, और अगर ये लिवर प्रेस किया तो बॉक्स खुल जाएगा और बिल्ली बाहर आ जाएगी। बिल्कुल हेल्पफुल है काजल शेरावत, लीड प्लस में डायरेक्टली हेल्पफुल है। तो लिवर अगर प्रेस हुआ इस स्ट्रिंग से, लॉक खुल जाएगा। बाहर क्या रखा हुआ है, फिश रखी हुई है बाहर। बिल्ली के लिए तो फिश बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग खाना हुआ ना। अब ये जो फिश की स्मेल है वो उस तक आ रही है, फिश की स्मेल उस तक आ रही है, और बिल्ली अब क्या करेगी, अब बिल्ली अंदर बंद है, उसको पता नहीं बाहर कैसे निकलना है। अब वो क्या करेगी, कोशिशें करेगी। ठीक है निखत? ठीक है बीना जी, आप ट्रेन में हैं और क्लास ले रही हैं। देखिए टॉपिक पे आइए, फोकस कीजिए टॉपिक पे। ठीक, पजल बॉक्स की यदि हम बात करें तो पजल बॉक्स में क्या कोशिश करेगी बिल्ली, उसको पता नहीं है बाहर कैसे निकलना है, लेकिन वो जो फिश की स्मेल है वो उसको स्टिमुलेट कर रही है, वो उसको अपनी तरफ खींच रही है, भूख लगी है बहुत ज्यादा। अब वो प्रयास करेगी बाहर आने के, कभी इधर पैर मार, कभी उधर पैर मार, मतलब रैंडम रिस्पॉन्सेस, रैंडम रिस्पॉन्सेस देगी। उसको पता नहीं कि कौन सा रिस्पॉन्स मेरा सक्सेसफुल होगा, बट वो प्रयास करेगी, वो भी कोई निश्चित नहीं, जो उससे बन पाएगा वो करेगी। ठीक, अगर मैं बात करूं रैंडम रिस्पॉन्स की, तो कोई एक रिस्पॉन्स ऐसा होगा, कोई एक रिस्पॉन्स ऐसा होगा, बहुत बार ट्राई करेगी, बहुत बार फेल होगी, बहुत बार ट्राई करेगी, बहुत बार एरर आएगा, त्रुटि प्रयास, त्रुटि प्रयास, त्रुटि प्रयास। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो सही लिवर प्रेस हो जाए, क्योंकि उसने इतने सारे रास्ते देखे। थॉमस एल्वा एडिसन कहते हैं जिन्होंने बल्ब बनाया, कि मैंने अगर 1000वीं बार में सक्सेस पाई तो इसका मतलब मैंने 999 तरीके ढूंढ लिए जिनसे मैं फेल या जिनसे सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कह सकते हैं कि अब बिल्ली को पता लग गया किन किन चीजों से रिस्पॉन्स से वो लिवर नहीं खुल रहा। धीरे धीरे पता लगेगा जब उसने 50 तरह के रिस्पॉन्स दे दिए। एक रिस्पॉन्स ऐसा हुआ जिसपे वो बाहर निकल गई, लिवर प्रेस किया और बाहर आ गई, खाना मिल गया। स्टिमुलस क्या था, खाना। रिस्पॉन्स क्या हुआ, उसने लिवर प्रेस किया, बहुत सारे रिस्पॉन्सेस दिए। लर्निंग कैसे होगी, धीरे धीरे होगी, बहुत सारे ट्रायल एरर करने पे। अगली बार क्या हुआ, बिल्ली को फिर से बंद किया गया। अब पहले से कम टाइम लगा बिल्ली को बाहर आने में। क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारे रिस्पॉन्स देकर के ये पा लिया कि कुछ चीजें उसको पहले से ही समझ में आ गई कि ये वाला तो काम नहीं करेगा, तो वो सही रिस्पॉन्स की तरफ, लर्निंग की तरफ वो बढ़ती गई। तो एक टाइम ऐसा आया जब बिल्कुल आप बिल्ली को अंदर डालोगे वो बाहर आ जाएगी। इसका मतलब क्या है श्वेता, इसका सिंपल मतलब है कि मल्टीपल रिस्पॉन्स दिए उसने, ट्रायल एंड एरर किया, अब लर्निंग हो जाएगी। हर बार पहले से कम गलती होगी, हर बार पहले से कम टाइम लगेगा। ठीक है, डाले हुए हैं सीटेट प्रीवियस पेपर टेलीग्राम चैनल पे, जाके देखो एक बार। आगे बढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बिल्ली ने बहुत सारे प्रयास किए और फाइनली वो बाहर आ गई, खाना मिल गया। ये जो एसआर बॉन्ड है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का, ये जितनी बार वो इसको प्रैक्टिस करेगी उतनी बार रिस्पॉन्स जो है, रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाएगा, जल्दी से सीख जाएगी, फिर लर्निंग हो ही जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गलती से सीख रही है बिल्ली, हर बार अपनी गलती से सीख रही है।
ट्रायल एंड एरर थॉर्नडाइक ने दी है, फादर एजुकेशनल साइकोलॉजी के हैं, ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है। ठीक, ये बात तो हमें पता है कि इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। ट्रायल एंड एरर त्रुटि एवं प्रयास के सिद्धांत के लिए काफी फेमस हैं। सब्जेक्ट क्या था यहाँ पे? कैट, बिल्ली थी सब्जेक्ट। स्टिमुलस क्या था? उद्दीपक, फिश। मोटिवेशन क्या है यहाँ? स्मेल, किसकी? फिश की। ड्राइव, हंगर। ड्राइव का मतलब होता है चालक। आप आगे बढ़ें क्यों? मान लो मुझे भूख नहीं है, बिल्ली अगर भूखी नहीं होती वो तो देखेंगे, शाम को देखेंगे, भूख ज्यादा नहीं है तो 2-4 बार प्रयास करेगी फिर बैठ जाएगी, है ना? तो भूखा होना इंपॉर्टेंट है। तो ड्राइव क्या है? जो चालक है, जो प्रणोद है, वो है आपका हंगर। भूखा होना भी जरूरी है। अगर आपको भूख ही नहीं, मान लीजिए मुझे टीचर नहीं बनना सरकारी, अब मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आई और मैंने मना कर दिया, लिख के दे दिया दिल्ली गवर्नमेंट को, नहीं लेना, नहीं करनी जॉब, करनी नहीं है, मोटिवेशन नहीं है उस चीज को करने की, क्या करूं? टीचिंग में इंटरेस्ट है बट व्हाट आई एम डूइंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट, तो मोटिवेशन नहीं है, अब फर्क नहीं पड़ता। कई लोग हैं जो जान दे देंगे इस बात पे कि सरकारी नौकरी कैसे छोड़ देंगे हम, है ना? तो ड्राइव क्या है? मोटिवेशन है कि नहीं है? अब बिल्ली भूखी नहीं है, जब भूखी नहीं है जिस चीज की, उसके पीछे क्यों भागोगे? क्योंकि दुनिया को दिखाना है, वो फिर प्रॉब्लमेटिक चीज है, फिर वो साइकोलॉजिकली इल वाली बात हो जाएगी, फिर आप पक्के मस्तिष्क के इंसान नहीं है। ठीक, तो मोटिवेशन या ड्राइव का होना जरूरी है, तभी आप स्टिमुलेट हो पाएंगे। अगर बिल्ली भूखी नहीं होती 24 घंटे से तो उसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बात क्लियर है स्नेहा? आगे बढ़ेंगे। तो इस थियरी में अगर कोई पूछे सब्जेक्ट क्या है? कैट है, स्टिमुलस क्या है? फिश है, मोटिवेशन क्या थी? वो स्मेल, फिश की। ड्राइव क्या है? हंगर। ठीक, आगे बढ़ेंगे। लॉज ऑफ लर्निंग कुछ थॉर्नडाइक ने दिए, सीखने के कुछ सिद्धांत दिए, सीखने के कुछ सिद्धांत दिए, लॉज ऑफ लर्निंग। लॉज ऑफ लर्निंग यानी अधिगम के सिद्धांत, जिसके लिए बहुत फेमस हैं, अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत देखिए एक बार, अमेरिकन थे थॉर्नडाइक, अमेरिका के। ठीक है, ज्यादातर रिसर्च वर्क वहीं होता है। हमारे यहाँ तो पेट भर जाए तो बहुत बड़ी बात है, उतना रिसर्च पे हमारी ना गवर्नमेंट फोकस कर पा रही है और ना हम कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी पेट की भूख खत्म होगी तब तो हम रिसर्च पे ध्यान देंगे ना। तो ये जितनी भी ऐसी कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड हैं पहले से ही, तो उनके यहाँ ये चीज़ों पे काम चलता रहता है, ज़्यादा चलता है हमसे। ऐसा नहीं हमारे यहाँ नहीं चलता, बट हमारे यहाँ बहुत कम है, इसीलिए ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट आप पढ़ रहे हैं बाहर के ही हैं। देखिए यहाँ तो मुश्किल से गिने चुने नाम हैं, सुधीर कक्कर काफ़ी फेमस है इंडिया में साइकोलॉजिस्ट के नाम पे, और ही ज़्यादा लोग नहीं हैं। लॉज ऑफ लर्निंग यानी अधिगम के सिद्धांत, और ये तो उनकी बहुत पहले की बातें हो रही हैं। ठीक, दिल्ली का पल दीजिए पीडीएफ, डेली मिल रही है, रशिया, अमेरिका, ऐसे ही कंट्रीज। लॉ ऑफ लर्निंग इन्होंने कुछ दिए प्राइमरी लॉज यानी प्राथमिक नियम या मुख्य नियम, जो कि सिर्फ 3 लॉज थे बट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक नियम सीखने के जो कितने थे? 3 थे। और सेकेंडरी यानी गौड़ नियम सीखने के, सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। वैसे तो ये 8 थे, सिर्फ 5 ही पूछे जाएंगे आपसे, तो आप 5 याद रखिएगा, टोटल मिलाकर के 8 याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्या हुआ गायत्री? साइंटिस्ट की बात नहीं हो रही है शिवम, ठीक है? बात इतनी बात सभी को क्लियर है नहीं? और या तो वो इंडिया से जा चुके हैं, जिन लोगों को हम बात करते रहते हैं जिनकी, वो इंडिया से बहुत ज्यादा संबंध उनका रह नहीं गया, वो जमानों से बाहर हैं और वहीं की नागरिकता लिए बैठे हैं। देखिए एक बार, डेली का पीडीएफ मिलता है भारती, चेक कीजिए। ये जो लर्निंग थ्योरीज का पीडीएफ है, आई थिंक ये मिल चुका है, या तो एक साथ मिलेगा, वो जो प्रॉपर पेडागोजी स्पेशल वाला है। ये बात क्लियर है? लॉज ऑफ लर्निंग, प्राइमरी लॉज 3 और सेकेंडरी लॉज 5, ये हमारे काम के हैं, बाकी इंप्रोवाइज होकर के 5 पे ही हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक, 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी लॉज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी उसके बाद आते हैं। तो प्राइमरी लॉज की यदि हम चर्चा करें तो 3 प्राइमरी लॉज हैं। ठीक, प्राइमरी लॉज मुख्य नियम, ये आप देख ही पा रहे हैं यहाँ। अच्छा श्वेता, देखिए प्राइमरी लॉज, लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम, 3 है ना प्राइमरी लॉज, प्रभाव का नियम, और लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम, भाई किसी चीज का अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो सीखोगे, तत्पर हो तो सीखोगे, और लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी प्रयास का नियम। ठीक, ये कुछ 3 लॉज हैं, किसके? लर्निंग के प्रमुख लॉज हैं, थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए। ठीक है बात जी गायत्री? ठीक है रुचिका, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब क्या है भाई? तत्परता का सिद्धांत, इसको हम कह सकते हैं हिंदी में तत्परता का सिद्धांत। भाई अगर कोई सीखने के लिए तैयार ही नहीं है तो उसको चाहे आप एसी रूम में बिठा दीजिए, चाहे दुनिया की सबसे महंगी किताब उसके सामने ला करके रख दीजिए, है ना, सबसे बेहतर टीचर के सामने सबसे बेहतर टीचर का कोर्स दिला दीजिए। अब कितने लोग हैं जिन्होंने ये कोर्स लिया होगा? बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं नंबर बताऊं तो काफी बड़ा नंबर हो जाएगा, जो इस कोर्स में एनरोल्ड हैं। बट कितने गिने चुने लोग हैं जो डेली लाइफ देखते हैं, जो डेली नोट्स खुद के बनाते हैं, है ना? कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो रोते रहते हैं नोट्स के लिए, बट वो पीडीएफ इकट्ठी करते हैं, सिर्फ पढ़ते नहीं है उनसे। क्यों? क्योंकि अगर पढ़ रहे हो डेली, अगर आपने डेली का जो सेशन है लिया है और नोट्स खुद के बनाए हैं, साथ में 2 बार रिवाइज कर लिया है, आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि कुछ और मांग लें जिससे फर्क भी पड़े। जो लोग डेली आते हैं, डेली नोट्स बनाते हैं, बहुत कम संख्या, यानी रेडीनेस जो है, तत्परता जो है सीखने की, वो बहुत कम लोगों में है, ये हम कह सकते हैं। जो सीखने के लिए तैयारी नहीं है, ना उसको कोई फ्री में पढ़ा सकता है, ना उसको कोई पेड पढ़ा सकता है, ना कोई उसको कुछ भी नहीं कर सकता। तो सीखने के लिए तैयार होना जरूरी है, नहीं तो बच्चा क्लासरूम में बैठा रहेगा बस, सीख के कुछ नहीं आएगा, है ना? तो हम कह सकते हैं, अब ये तत्परता कहां से आएगी?
ये इंटरेस्ट क्रिएट होने की बात है एक तरीके से। तो ये तत्परता मेंटल और फिजिकल दोनों तरह की रेडीनेस हो सकती है। हो सकता है कोई बच्चा मेंटली इतने स्ट्रेस में हो कि तैयार फील नहीं कर रहा, मेंटल और फिजिकल, शारीरिक रूप से किसी के पेट में दर्द हो रहा है, अब कैसे पढ़ेगा, वो कैसे तैयार फील करेगा। मेंटल और फिजिकल दोनों ही तरह की हो सकती है, यानी शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरह की हो सकती है। बाय हैंड बनाओ बिल्कुल, और दिखाना मीटअप में, या जिस दिन सिलेक्शन हो जाए लेके आना, इंटरव्यू करेंगे आपका कि ये नोट्स खुद बनाए थे। ठीक है बात? वेरी गुड आशुतोष, आगे बढ़ते हैं। सही है वीना जी। तो मेंटल और फिजिकल दोनों तरह की रेडीनेस हो सकती है। इसको लॉ ऑफ मोटिवेशन से भी जोड़ा जाता है, इसको लॉ ऑफ मोटिवेशन भी कहा जाता है, यानी अभिप्रेरणा का सिद्धांत। आप एज अ टीचर क्या कर सकते हो, इंटरेस्ट क्रिएट कर दो बच्चे का पढ़ने में, इंटरेस्ट क्रिएट करो, कोई कहानी सुनाओ क्लास के शुरू होने से पहले, कोई इंटरेस्टिंग बात करो, है ना। अनन्या जरूरी नहीं है उसमें अलग से हो, बट हाँ बहुत तरह के क्वेश्चंस उसमें हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, वंदना जी बहुत बढ़िया, कह सकते हैं कि हमें टीचर को कहानी सुना के या तो इंटरेस्ट क्रिएट करो, कोई ऐसा उदाहरण अच्छे अच्छे दो, जैसे मैं कोशिश करती हूँ कई बार, है ना, हंसी मजाक हो जाए बीच में। ठीक, कोई प्रस्तावना, भूमिका ही इतनी अच्छी बना दो, शुरुआत ही इतनी अच्छी कर दो, इंट्रोडक्शन ही इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से कर दो, चैप्टर का उसकी इंपॉर्टेंस बताओ, जिससे बच्चा रेडी फील कर सके, एक्साइटेड फील कर सके, उसके अंदर तत्परता हो, सीखने की आग बने। ठीक है, समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? पूछिए आशीष, इतनी बात क्लियर है? नहीं होगा, दिन भी आएगा शिखा सिलेक्शन का। प्रॉब्लम ये नहीं है कि नौकरी इतनी भी कम नहीं है कि आप ले ना सकें, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है बात, ये बात सभी को क्लियर है या नहीं, ये बता दो मुझे फटाफट से। ये बात सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत है इस बात को समझने में, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द समस्या बाकी हो तो बता दो। तो ये है लॉ ऑफ रेडनेस, जिसको मोटिवेशन से भी जोड़ा जा सकता है कि बच्चा तत्पर है कि नहीं फिजिकली मेंटली। ऐसा तो नहीं वो डिस्कंफर्ट में बैठा हो, उसको जिस चेयर पे बैठा है वही हिलती रहती है, कहां से तत्पर फील करेगा। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है सेकंड, यानी प्रयास का नियम, प्रयास का नियम या प्रयास का सिद्धांत। ठीक, इसके भी कुछ सब ऑर्डिनेट लॉज हैं, इसके भी कुछ सब लॉज हैं, दो लॉज हैं इसके सब इससे जुड़े हुए। एक है लॉ ऑफ यूज यानी उपयोगिता का सिद्धांत, एंड लॉ ऑफ डिसयूज, डिसयूज उपयोगिता का सिद्धांत और अनुपयोगिता। क्या समझे? ठीक है बात सभी के लिए ज्योति? ये जो अभ्यास का नियम है, आपने बहुत बार एक कहावत सुनी होगी, भारतवर्ष में बहुत ही फेमस कहावत चलती है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत देख के पत्थर पे भी मतलब निशान पड़ जाते हैं। कि प्रयास तो एक ऐसी चीज है, अभ्यास तो एक ऐसी चीज है, जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना तो एक मूर्ख व्यक्ति भी समझदार बन सकता है। क्योंकि जब एक रस्सी मात्र से एक पत्थर पे निशान पड़ सकता है बार बार उसके जाने आने से, जैसे कुएं से पानी निकालते थे पहले लोग, तो इंसान तो बहुत जल्दी सीख सकता है। वेरी गुड श्वेता। ठीक है जी, नहीं आशीष? तो अभ्यास का नियम, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप बच्चों को कराएंगे उतना बेहतर वो सीखेगा, चाहे वो मैथ्स की बात हो, चाहे वो उसकी वोकैबुलरी की प्रैक्टिस हो, चाहे वो बच्चे की हैंडराइटिंग सुधरवाने की बात हो, है ना। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना बेहतर सीखेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और अ वुमन परफेक्ट, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। ठीक है बात, ये बात क्लियर है? हाँ, रसरी आवत जात है, सिर पर पड़त निशान, बिल्कुल ठीक बात है आशुतोष। तो हम कह सकते हैं कि जो लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज है, इसका मतलब क्या है एक्सरसाइज के अंदर? लॉ ऑफ यूज का मतलब है जिस चीज का जितना उपयोग होगा वो उतनी बेहतर हो जाएगी, वो उतनी स्ट्रांग, उतना सुदृढ़ हो जाएगा आपका अधिगम, जितना आप प्रयोग करेंगे। मान लीजिए आपने टीचिंग का कोर्स किया, और टीचिंग का कोर्स करते करते आपने पढ़ाना भी शुरू कर दिया और पढ़ाते रहे हैं आप, है ना। मेरा 2016 में खत्म हुआ था, और उससे पहले ही मतलब आई वाज टेकिंग सम ट्यूशंस, और फिर ये यहाँ पे चीजें शुरू हो गई। फिर कुछ टाइम एक सर हैं उनके यहाँ भी कुछ टाइम पढ़ाया, उनका मतलब थी इच्छा, तो ठीक है मैंने ठीक है पढ़ाते हैं, ऑफलाइन में भी कुछ टाइम पढ़ाया। फिर उसके बाद क्या है, ये एक्सरसाइज होती रही, यूज में रही, जो भी स्किल्स मैंने सीखी, जो भी इंटरेस्ट मेरा था, जो भी प्रैक्टिस मैंने की, वो चलती रही। अगर आपने टीचिंग का कोर्स तो किया है आज, और 10 साल तक आपने किसी को पढ़ा के ही नहीं देखा, बस थियरी पढ़ ली, और अब आपको नहीं पता कि कैसे पढ़ाते हैं। आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर की एमबीबीएस आपने कर ली, और किसी को कोई एक दिन आपने प्रैक्टिस नहीं की, घर में बैठ गए। क्या है? लॉ ऑफ डिसयूज है। लर्निंग का जो बॉन्ड है ना, वो कमजोर पड़ता जाएगा, लर्निंग कमजोर होती जाएगी। जो चीज आपके यूज में होती है, जो डेली प्रैक्टिस करते हैं, वो उनकी लर्निंग सुदृढ़ होती है, कंटिन्यूटी के कारण, प्रैक्टिस के कारण, एफर्ट के कारण। तो एक्सरसाइज के दो सिंपल सब नियम हैं, सब लॉज हैं, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, उपयोगिता व अनुपयोगिता का नियम। जी बहुत बढ़िया, नरेंद्र कह रहे हैं 2016 में कंप्लीट हुआ, उसके बाद 2 साल प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया। ये तो मैं आपको कहती ही हूँ भाई, ढंग से तैयारी में 6 महीने 1 साल ही लगेगा हद से हद, उसके बाद पढ़ाइए कुछ ना कुछ, पूरे दिन मत पढ़ाइए, 2 घंटे पढ़ा लीजिए, 3 घंटे पढ़ा लीजिए, है ना। किसी एक स्कूल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जिस चीज के लिए आपको जो काम करना है, अगर आपने ब्रेक ले लिया ना बीच में सालों का, तो कॉन्फिडेंस भी कम हो जाएगा और दिक्कत भी हो जाएगी, फिर उस लेवल का करने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, या मस्ट कहेंगे तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहता है प्रैक्टिस इज मस्ट फॉर लर्निंग। कह सकते हैं हम कि प्रैक्टिस इज मस्ट फॉर लर्निंग, इज अ मस्ट फॉर लर्निंग। ठीक है बात, इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई समस्या परेशानी है तो बताओ। अब थर्ड लॉ पे चलते हैं। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी प्रभाव का सिद्धांत, प्रभाव का नियम या प्रभाव का सिद्धांत। ठीक, प्रभाव का नियम क्या है? व्हाट इज प्रभाव का नियम, बताओ यार। सिंपल बात है, जिस चीज का प्रभाव आप पर पॉजिटिव होगा
उस चीज को आप दोबारा करना चाहेंगे, है ना। मान लीजिए ये रिवॉर्ड वगैरह के बारे में बात करता है लॉ ऑफ इफेक्ट, कि आपको पुरस्कार मिले, आप पे प्रभाव कैसा पड़ेगा। आपने कुछ किया, मान लो कूड़ा साइड से उठा करके डाल दिया रोड पे, आपको किसी ने कहा वेरी गुड शाबाश, आपकी वीडियो बना के वायरल कर दी किसी ने, आप जीवन पर्यंत क्या करेंगे, कूड़ा हमेशा हटा करके चलेंगे, पूरी इस दुनिया में घुस जाएंगे जहां आप पूरे एनवायरमेंट का ख्याल रख रहे हैं। ये क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट है, प्रभाव का सिद्धांत है। जिस चीज का प्रभाव पॉजिटिव होता है उस चीज को हम दोबारा दोहराते हैं, जिस चीज का प्रभाव पॉजिटिव नहीं होता उस चीज को हम दोबारा नहीं दोहराते। इसको पेन एंड प्लेजर का सिद्धांत भी कहा जाता है, मतलब दुख एवं सुख का सिद्धांत। इस पर्टिकुलर से वैसे तो इस पूरी थ्योरी को कहते हैं, बट यहाँ पे पेन एंड प्लेजर इन्वॉल्व है। यदि किसी चीज का पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा, दोबारा आप कभी नहीं करोगे उस रेस्टोरेंट में खाने, कभी नहीं जाओगे जहां मक्खियां भनकती मिली थी आपको एक बार। ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, आज तो कह रहे हैं जब आप यूट्यूब पर पढ़ाते हो हम पर प्रभाव पड़ा तो हमने कोर्स ले लिया, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि आपको लगा कि कोर्स में जाएंगे तो डेली का एक रूटीन बनेगा और बेहतर सीखेंगे, तो आप पे पॉजिटिव प्रभाव पड़ा तो आप आ गए। होपफुली इतनी बात सभी को क्लियर है ना, होपफुली इतनी बात सभी को क्लियर है। कोई दिक्कत परेशानी अगर किसी को है तो बताओ। देखिए, अगर मैं बात करूं, इसको सेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फैक्शन का भी आप नियम कह सकते हो, है ना। इसको आप सेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फैक्शन का नियम भी कह सकते हो, इसमें कोई समस्या तो है नहीं ये बात कहने में। इतनी बात क्लियर है सभी को, मुझे लगता है ये वाला ऑलमोस्ट क्लियर है, इसमें कुछ और खास बचता नहीं है जिस पे चर्चा की जा सके। बताओ कोई और दिक्कत लग रही हो तो। ओ गॉड, क्लियर है। लॉ ऑफ एक्साइज एक और बार बता दो। लॉ ऑफ एक्साइज में तो कुछ नहीं है यार, प्रयास जितना करोगे जितनी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा होगा। जिस चीज को यूज करते रहते हैं वो ज्यादा अच्छी लर्निंग हो जाती है, जो डिसयूज में या जो उपयोगिता में नहीं होती उसकी लर्निंग कमजोर हो जाती है, एसआर बॉन्ड जो है कनेक्शन कमजोर हो जाता है। ठीक, अभी तो लॉ ऑफ इफेक्ट कर ही रहे हैं, अभी से कैसे दोबारा बता दो। पेन एंड प्लेजर यानी सुख व कष्ट का, सेटिस्फैक्शन एंड अनोयंस भी कह सकते हैं उसको दूसरी भाषा में, या डिससेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि संतुष्टि और एवं कष्ट का सिद्धांत। भाई जो टीचर डांट डांट के पढ़ाता है उससे क्यों पढ़ना चाहेंगे आप, प्रभाव आप पे अच्छा नहीं पड़ेगा। जिस चीज का प्रभाव आप पे अच्छा पड़ता है वो चीज आप दोबारा करना चाहते हैं, जिस चीज का प्रभाव आप पे अच्छा नहीं पड़ता दीपाली वो चीज आप दोबारा नहीं करना चाहते हैं। ठीक, रेडीनेस में कुछ नहीं था, लॉ ऑफ रेडीनेस ये कहता है यदि आप किसी काम को करने के लिए तत्पर हैं, मोटिवेटेड हैं, तब तो आप करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, बिठा के रखो बेशक। वही है कि कुएं के पास तक ले जाया जा सकता है, किसी प्यासे को पानी खुद थोड़ी पिलाया जाएगा, है ना। अगर आप रेडी ही नहीं है तो कोई नहीं सिखा सकता। लॉ ऑफ इफेक्ट में आप पे प्रभाव पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यदि किसी चीज का प्रभाव आपके ऊपर पॉजिटिव, भाई आपको मान लीजिए ट्यूशन टीचर लोग हायर करते हैं, तो घर पे बच्चों को पढ़ाने एक टीचर आया, अब वो, हालांकि अब ऐसे भी लोग हैं बट बड़ा अजीब सा है, मान लो वो तंबाकू चबा रहे हैं मुंह में, बच्चा पढ़ने बैठा है और वो पढ़ा 1 घंटे, उस पर प्रभाव इतना खराब पड़ा कि एक तो ये तंबाकू चबाते हैं, ऊपर से ठीक से बोलते नहीं है, ध्यान इनका फोन में लगा रहता है, क्या है, एक अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा, नेगेटिव इंपैक्ट है। अगली बार से वो चाहेगा कि ये टीचर ना रहे, कोई और आए। तो जिस चीज का प्रभाव आप पर अच्छा पड़ता है वो चीज आप दोबारा करते हैं, जिस चीज का प्रभाव आपके ऊपर अच्छा नहीं पड़ता उससे आप अनॉय हो जाते हैं, उससे आप बचना चाहते हैं, उससे आप पेनफुल फील करते हैं। ठीक है कोमल, कमेंट्स पहुंच रहे हैं आपके, ये तीनों सिद्धांत क्लियर हो गए होंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग है, यानी अधिगम के कुछ गौड़ नियम भी दिए हैं। हाँ, जैसे सक्सेस एंड फेलियर, अगर आपको किसी चीज में सक्सेस मिल जाए आप फिर से वही काम करना चाहते हैं, है ना। आप देखते हैं, अच्छा इसका बहुत अच्छा उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहा है, आप मूवीज देखते हैं, क्या किसी बहुत ही बेकार मूवी जो फ्लॉप हो गई हो उसका रीमेक बनता देखा है आपने, है ना। अभी एक मूवी आई थी कुली, हालांकि उसका रीमेक बहुत ही वाहियात लगा, मुझे तो अच्छा नहीं लगा पर्सनली, बट अगर मैं बात करूं तो कह सकते हैं कि कुली का रीमेक बना क्यों, क्योंकि कुली बहुत फेमस थी। डॉन का रीमेक क्यों बना, क्योंकि वो फेमस थी, यानी उसका प्रभाव लोगों पे अच्छा था तो उसको दोहराया गया। तो जिस चीज का प्रभाव अच्छा होता है उस चीज को दोहराया जाता है, सिंपल बात है। ठीक है बात, कोई दिक्कत परेशानी, भाई मेरी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है ना। कुली एक अच्छी मूवी रही उस जमाने में, मुझे नई वाली अच्छी नहीं लगी, हो सकता है आपको अच्छी लगी हो, बट उसको दोहराया क्यों गया, बहुत सारे रीमेक गाने बनते हैं क्यों, क्योंकि उनका प्रभाव अच्छा पड़ता है। ठीक, सीक्वेंस में याद रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, वैसे फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं इस बात से, सिंपल है। लॉ ऑफ रेडीनेस तत्परता, देन आपका एक्सरसाइज या प्रैक्टिस अभ्यास, इफेक्ट, कोई फिक्स्ड सीक्वेंस नहीं है बट ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है बात, री से याद रख सकते हो, री, आर डबल ई री, निमोनिक बना लो, रेडीनेस इफेक्ट और एक्सरसाइज, रेडीनेस एक्सरसाइज और इफेक्ट। ठीक हो गई बात। सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग, सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग, रीड के अदर सब्जेक्ट्स की पेडागोजी, इस बैच में कोई ना कोई तो कराएगा, देखते हैं। हाँ, मसक करी 2.0 खतरनाक, है ना। सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग, अब कुछ गौड़ नियम है, ये बैच से रिलेटेड अगर कोई कॉमन बैच की बात है तो उदय सर से पूछ लिया करो। गौड़ नियम सीखने का, सीखने के या अधिगम के, सीखने के गौड़ नियम, ये बात क्लियर है।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रभाव बिल्कुल हो सकता है प्रिया, ऐसा बिल्कुल हो सकता है ना। जब आप पे एक चीज का इंपैक्ट पॉजिटिव होता है तो आपको लगा यार ऐसा ही बन गए तो चलो ठीक है आगे ट्राई करते हैं, आईपीएस बनेंगे, है ना। देखिए सेकंड, ये लॉ ऑफ रेडनेस से भी संबंधित है। सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग यानी सीखने के गौड़ नियम, कितने 5 हम डिस्कस करेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण यही है, नहीं तो इसमें 8 भी आपको कहीं जगह पे मिल जाएंगे। पहले मैं 8 ही डिस्कस किया करती थी, बट आई नो कि अभी इंपॉर्टेंस इन 5 की ही ज्यादा है। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, तो 3 पढ़े हमने प्राइमरी और 5 पढ़ेंगे हम सेकेंडरी लॉज को, ठीक। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स यानी क्या कहेंगे मल्टीपल को, एक से ज्यादा प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, ठीक। लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, इनको समझेंगे अभी। लॉ ऑफ एनालॉजी एंड एसिमुलेशन, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, ठीक है। ये कुछ 5 नियम हैं, एक एक करके समझते हैं। देखिए एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक की होगी। देखो मैं तीनों चीजें आपको क्लियर कर देती हूँ, एक मिनट रुक जाओ, ये अभी करेंगे, इससे पहले मैं यही बता देती हूँ आप लोगों को। देखो अगर पूछे एस आर थ्योरी, मैं वैसे लेती हूँ, एस एस बॉन्ड, एस एस थ्योरी, आप पेवलव या क्लासिकल कंडीशनिंग की तरफ जाएंगे, पेवलव, ठीक। अगर पूछे एस आर थ्योरी, आप जाएंगे थॉर्नडाइक की तरफ, थॉर्नडाइक। अगर पूछे आर एस थ्योरी, रिस्पॉन्स और स्टिमुलस, ये है ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी स्किनर जो हमने कल किया था, ठीक है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर है। बहु प्रतिक्रिया बीना, बिल्कुल सही बात है। ये बात क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत परेशानी हो रही है इस बात को समझने में, कोई समस्या अगर हो रही है तो मुझे बताओ, तभी जा करके हम बढ़ेंगे आगे। ये बात क्लियर है या कोई समस्या बाकी है? हाँ करेंगे करेंगे नीली, करेंगे, पहले अभी ये 3 थियरीज तो कंप्लीट होने तो प्रैक्टिस शीट भी कर लेंगे। चलिए तो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स की बात कर रहे थे हम, बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत, बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत, बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत कैसे वर्क करता है ये कल समझा देना, नहीं यार थोड़ा सा समझ लो, ये थ्योरी कंप्लीट कर लो, है ना। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स यानी बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत, कोई भी एक फाइनल लर्निंग होने से पहले, आप सक्सेस मिलने से पहले आप मल्टीपल रिस्पॉन्स देते हैं उस चीज को। हाँ हो जाएगी आंचल, लेट्स रन से भी कर सकते हो, अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी। मतलब बिल्ली ने मल्टीपल रिस्पॉन्स दिए, बहुत सारे रिस्पॉन्स दिए सही लर्निंग या सही रिस्पॉन्स से पहले। तो लर्निंग के दौरान हम मल्टीपल रिस्पॉन्स करके देखते हैं, कई सारी प्रतिक्रियाएं करके देखते हैं, ये सिंपल सी बात है। क्लियर है बात, ये बात क्लियर है या नहीं? तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स होते हैं, सही चीज, भाई आपने एक बार सीटेट दिया नहीं हुआ, आपने केवीएस दिया नहीं हुआ, तो आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स देते हो और देखते हो जहां जहां गलती है उसको सुधारा जाए, ठीक है। महिपाल जी पेडागोजी 1 में तो करा सकते हैं अपलोड क्लासेस को, बट लाइव बैच है तो चलो मैं इसके बारे में बात करके बताती हूँ, कि जो क्लासेस पेडागोजी 1 में हुई हैं उनको अपलोड कराया जाए या नहीं। बाकी लाइव बैच है तो मेरे ख्याल में वो घूम करके चैप्टर वहीं आ जाएगा, तो उसके लिए वेट कर लो थोड़ा, है ना, देख लेंगे जैसे भी होगा, क्योंकि ज्यादा क्लासेस अभी नहीं हुई होंगी तो कर भी सकते हैं। चलो लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड, देखो लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड यानी आपकी मनोवृत्ति का सिद्धांत है ये। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है कि एक व्यक्ति का मेंटल सेट कैसा है, इसको मेंटल सेट भी बोल देते हैं। एक व्यक्ति का मानसिक जो उसका देखने का नजरिया है वो कैसा है, उसकी मनोवृत्ति कैसी है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसके जो वैल्यूज हैं, बिलीफ्स हैं, जो उसके मूल्य हैं, जो उसका नजरिया है, वैल्यूज हैं, बिलीफ्स हैं, वो उस चीज के प्रति सकारात्मक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कैसे सीखेगा? तो आपका एटीट्यूड कैसा है चीजों को सीखने के प्रति, आपका माइंडसेट कैसा है, ये भी निर्धारित करेगा लर्निंग को, ठीक। तो एक जो लर्नर है उसका माइंडसेट कैसा है। किसी ने मान लिया है कि यार मुझे तो कोई और ही करा के जाएगा, या इतने सारे बच्चे हैं यहाँ तो पास होते ही नहीं है, कितना भी पढ़ लो फायदा ही नहीं है, ये सब चीजें बेकार हैं। अगर थिंकिंग खराब है, बिलीफ खराब है, अगर आप ये सोचो यार पूरा बैच है इसको कंप्लीट करूं, पहले प्रैक्टिस करूं दबा करके, बाकी सब्जेक्ट तैयार करूं, बार बार मॉक टेस्ट दूं, देखते हैं कैसे नहीं होगा, तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। चाहे एक सीट होगी वो मैं लूंगा या लूंगी, ठीक है, ठीक है महिपाल जी। आगे बढ़े, थर्ड देखिए, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी यानी पार्शियल एक्टिविटी मतलब पार्ट्स में, अंश में हम अनुक्रिया करते हैं किसी भी एक चीज को। बिल्ली ने एक बार में तो नहीं कर ली लर्निंग, तो लर्निंग पार्ट्स में, अगर संपूर्ण रूप से ना हो पाए तो पार्ट्स में समझें चीजों को तोड़ करके, ठीक है। कई बार होता है पार्ट्स में तोड़ करके समझते हैं, तो पार्ट्स में डिवाइड करके समझा जा सकता है, पार्ट्स डिवीजन कर सकते हो। हालांकि जो आपका शिक्षण सूत्र होते हैं, जो टीचिंग के फॉर्मूलाज मैक्सिम होते हैं, वो कहते हैं आप जाओ होल टू पार्ट्स यानी संपूर्ण से अंश की ओर, लेकिन ये लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी या थॉर्नडाइक कह रहे हैं अंश से पूर्ण की ओर जाओ, मतलब पार्ट्स में डिवाइड करके देख लो प्रॉब्लम को, यदि एक बार में नहीं हो रही तो। बिल्ली ने देखा ये वाली चीज काम नहीं कर रही, इस पार्ट को छोड़ दिया, ये वाली नहीं कर रही, इसको छोड़ दिया, मतलब पार्ट्स में देखो, पूरी एक प्रॉब्लम को देखने की जगह उसके पार्ट से सॉल्यूशन शुरू करो। जैसे मान लो अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ऐसा तो नहीं पूरा सिलेबस एक ही दिन में कर लेगा, हिस्सों में तोड़ तोड़ करके, जब प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होती है तो हम डिवाइड करके उसको सॉल्व करते हैं। यदि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो अंशों में तोड़ करके हम सीख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल प्रिया। आगे बढ़ेंगे, फिर है फोर्थ, लॉ ऑफ एनालॉजी एंड एसिमुलेशन यानी आत्मसात करने का नियम भी आप इसको कह सकते हो, ठीक। इसका मतलब क्या है?
जो भी चीज हम सीखते हैं किसी एक सिचुएशन में, उसको हम आत्मसात कर लेते हैं, अपने अंदर भर लेते हैं, ताकि हम उसको पक्का स्थायी बना सकें अपनी लर्निंग में और पुराने ज्ञान से जोड़ करके उसको आगे यूज कर पाए। तो हम क्या करेंगे, आत्मीकरण कर लेंगे, है ना, हम आत्मीकरण कर लेंगे, स्थायी बना लेंगे ज्ञान को, जोड़ लेंगे अपने पूर्व ज्ञान में, है ना, और आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको यूज भी कर लेंगे। ये क्या है, एसिमिलेशन है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, फिर ऐसी सेम सिचुएशन में जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे, वो एनालॉजी हो गया। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, सहचर्य का नियम, मतलब जो आपने एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स सीखा, बिल्ली ने उस फिश को देख करके रिस्पॉन्स करना सीखा, अगली बार भूखी होगी, अगर यहाँ फिश की जगह कुछ और रख दें, हम कोई और मीट रख दें मान लो, तब भी वो रिस्पॉन्स करना सीख जाएगी, है ना। उसको आप पजल बॉक्स में रखा हुआ है, किसी और बॉक्स में रखिए जो थोड़ा अलग हो, वहां पे भी उसका जो लर्निंग उसकी हुई है वो दूसरी तरह की सिचुएशन में शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है कोमल, मतलब लर्निंग एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन, दूसरी उसी तरह की सिचुएशन में क्या है, शिफ्ट कर सकती है, या अलग भी हो तब भी जो पहले आपने रिएक्शन दिया था वही आप नई सिचुएशन में भी दे सकते हैं। तो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में शिफ्ट किया जा सकता है आपके एक्शंस को, ये कह सकते हैं हम यहाँ पर, किसमें, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग में। ठीक है बात, तो ये कुछ 5 नियम हुए जो गॉड हैं। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल इंप्लीकेशन की, यानी शैक्षिक अनुप्रयोग की, कि क्लासरूम में कैसे यूज करोगे इसको, शैक्षिक अनुप्रयोग की कि क्लासरूम में कैसे यूज करोगे, ये बताओ। शैक्षिक अनुप्रयोग, देखिए एक बार, शैक्षिक अनुप्रयोग की यदि मैं बात करूं, बिल्कुल रहेगा किरण, बिल्कुल रहेगा, बस प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। रोल ऑफ रेडीनेस इन एजुकेशन, यानी तत्परता का रोल क्या है किसमें, एजुकेशन में। रोल ऑफ रेडीनेस इन एजुकेशन, ये थॉर्नडाइक कह रहे हैं कि तत्पर करो बच्चे को रेडी फील कराओ, तब जाकर के वो सीख जाएगा। तो बच्चे को इंटरेस्टिंग कहानियां सुनाओ क्लासरूम में। इस थियरी से हम ये चीज क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इस चीज को अपना सकते हैं क्लासरूम में, कि बच्चे को तत्पर करें, हम उसको रेडीनेस माहौल अच्छा तैयार करें। इसके अलावा अच्छी कहानी, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, अच्छे एग्जांपल्स, कोई एक्टिविटी जिससे वो रेडी फील करे पढ़ने से पहले। रोल ऑफ कैसे हो, कैसा रहा वीकेंड, मंडे को आ रहा है बच्चा, तो थोड़ी बातें करो ताकि इंटरेस्ट क्रिएट हो सके। रोल ऑफ प्रैक्टिस और एक्सरसाइज, अभ्यास पे बहुत फोकस करना है, जितना हो सके अभ्यास करें बच्चे, जिससे लर्निंग बेहतर हो। किसी की हैंडराइटिंग इंप्रूव नहीं हो रही, किसी को बोलने में अटकता है, तो धीरे धीरे अभ्यास के थ्रू आप करा सकते हो इसको। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, यानी अभिप्रेरणा का महत्व क्या है, ये भी ये थ्योरी हमें बताती है कि रिवॉर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, मोटिवेट करना भी बच्चे को इंपॉर्टेंट है ना। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में लर्निंग को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हम पहली क्लास में समझ चुके हैं जब हमने थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स की थी, थॉर्नडाइक की ही, कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ट्रांसफर की बात करते हैं थॉर्नडाइक के। एक सिचुएशन में सीखा गया ज्ञान दूसरी सिचुएशन में आप यूज कर सकते हैं, इसकी बात भी थॉर्नडाइक करते हैं। फिर आपका 5वां पॉइंट है, टीचिंग इज अरेंजमेंट ऑफ सिचुएशन विच विल लीड टू डिजायरेबल बॉन्ड्स। टीचिंग जो है, टीचिंग क्या है, एक प्रोसेस है, साइंस है, आर्ट है, एक प्रोसेस है, जो ऐसी परिस्थितियों का अरेंजमेंट जहां हो जिससे डिजायरेबल बॉन्ड बने, जो यूज कर पाए बच्चा जीवन में, है ना। वो लर्निंग ऐसी हो कि बेहतर तरीके से सीख पाए बच्चा और वो उसको काम आए, ऐसे बॉन्ड्स हो जो यूजफुल हो, जो सेटिस्फैक्टरी हो। तो टीचिंग ऐसी सिचुएशन का अरेंजमेंट है। मुझे पता है, आपको पता है कि ऐसा थोड़ी आपको चीजें पढ़नी नहीं आती, अब तक कितनी डिग्रियां आपने ली होंगी, बट बात क्या है, बात यह है कि जो एग्जाम्स में पूछा जाता है वो जरूरी नहीं है किसी एक किताब से आता हो, है ना। वो क्वेश्चन बनेगा कैसे, थ्योरी तो आपने बहुत पढ़ी हुई है, मेन पॉइंट्स उसमें से काम का क्या है। मल्टीपल सोर्सेज अगर आप ढूंढते रहेंगे तो इससे बेटर है कि आप एक कोर्स में ज्वाइन करके पढ़ लें और फिर प्रैक्टिस करें, जो एक्स्ट्रा मिलता जाए उसको लेते जाएं। सेल्फ स्टडी बुरी नहीं है, सेल्फ स्टडी हमेशा करना जरूरी है, बट कुछ सेलेक्टेड हमें ऐसा मिल जाए जो थोड़ा सा हमारी प्रोसेस को आसान कर दे। ठीक है, जब आप सेलेक्टेड पढ़ के पूरा पढ़ते हैं ना, बड़ी बड़ी किताबें भी पढ़ोगे तब भी ज्ञान हिलेगा नहीं, ये वाला जो सेलेक्टेड पढ़ा है। लेकिन अगर बहुत बड़ी बड़ी किताबें आपने पढ़ ली और सेलेक्टेड पॉइंट्स आपके पास नहीं है, पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो नोट्स बनाएं, या किसी भी चीज का कोई भी कोचिंग संस्थान मान लीजिए, या व्यक्ति मान लीजिए, किसी ने जो पहले से किया हो या फिर जिसको नॉलेज हो उस चीज की, वो आपको थोड़ा आसान बना करके चीजों के सामने चीजों को प्रेजेंट कर सके। एक डिजायरेबल बॉन्ड्स का अरेंजमेंट, एक सिचुएशन ऐसी बना करके दे सके जहां उसी बारे में बात हो रही हो। सौरभ काफी हद तक हेल्प कर जाएगा आपको रीड+B में, स्पेशली पीआरटी की अगर मैं बात करूं। और किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो आज की थ्योरी के बारे में या इससे पहले की भी थ्योरी के बारे में। नहीं शिवांगी, अगर ये बैच लिया हुआ है और यूट्यूब की क्लास नहीं देख रहे हो तो कोई खास अंतर पड़ेगा नहीं उस चीज से, बस वो रिवीजन के तौर पे काम आएगी अगर देखोगे तो। शर्ट अच्छी लगी, अच्छा ठीक है, भिजवा देंगे। विनोद क्या कह रहे हैं, आपके बैच जनवरी से टीचिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, उसमें इजी लग रहा है 30 आउट ऑफ 30, बिल्कुल अच्छा होगा। 28 आए हैं, 30 में से पूजा कह रही हैं, बहुत बढ़िया, सही है सही है। और कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत, एसिमिलेशन का लॉ बता दीजिए, बता देते हैं। हाँ करेगा, बिल्कुल करेगा भाई, करेगा। ऐसा कोई टीचिंग का एग्जाम नहीं है जिसमें ये हेल्प ना करे। ज्यादा हो सकता है किसी बैच के लिए, किसी एग्जाम के लिए, किसी के लिए कम तो नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि अब अगर आउट ऑफ द सिलेबस ये थोड़ा सा डिफरेंट ही पूछा जाए तो ही बात अलग है, अदरवाइज तो नॉर्मल केस में बहुत बड़ा सिलेबस, मैंने पूरा एक जो आउटलाइन बनाया हुआ है बैच का वो मैं शेयर भी करा दूंगी आपके साथ। सिलेबस काफी बड़ा है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। देखो, लॉ ऑफ एनालॉजी एंड एसिमिलेशन, आप चीजों को करते हैं आत्मसात, जब आप सीख जाते हैं तो आप उनको भर लेते हैं अपने अंदर और अपने नॉलेज में स्थायी कर लेते हैं जोड़ करके, ये है लॉ ऑफ एसिमिलेशन। एनालॉजी क्या है, अगर वैसी ही सिचुएशन आपके सामने आएगी कल तो आप उसको यूज कर लेंगे, आप वैसे ही रिस्पॉन्ड करेंगे जैसे आपने पहली सिचुएशन में किया था। कोई प्रॉब्लम आपके सामने आई, अगर वैसी ही प्रॉब्लम आएगी तो दोबारा से वैसा ही रिस्पॉन्स आप देंगे जैसा आपने पहले दिया था, जब आपने आत्मसात किया, अपने पूर्व ज्ञान में जोड़ा था किसी एक नई लर्निंग को। एसोसिएटिव शिफ्टिंग में क्या होता है, आप एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस पे शिफ्ट कर सकते हैं, क्या, अपना रिस्पॉन्स। ठीक, एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस पे। भाई आपका फोकस पैसे पे था, सैलरी पे था, आपके लिए स्टिमुलस थी सैलरी,
और आपने उस फोकस को सैलरी की जगह कहां शिफ्ट कर दिया? लर्निंग पे। अब लर्निंग से कहीं और भी कर सकते हो, मतलब स्टिमुलस अलग अलग जगह शिफ्ट कर सकते हो, आपका जो रिस्पॉन्स है वो अलग अलग स्टिमुलस पे शिफ्ट हो सकता है। दिस इज एसोसिएटिव शिफ्टिंग। वैसी ही तरह की चीजों पे शिफ्ट कर सकते हो आप अपने रिस्पॉन्स को। ठीक, ये जो सारी एजुकेशनल इंप्लीकेशन है ये इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे को एक्सरसाइज कराएं, उसको मोटिवेट करें, उसको रिवॉर्ड्स भी दें, उसको सही माहौल सही सिचुएशन क्रिएट करके दें, है ना, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज उससे कराएं। ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। आप बच्चे की हैंड राइटिंग से लेकर उसके बिहेवियर से लेकर उसकी बहुत सारी चीजों को बार बार प्रैक्टिस करके ठीक करा सकते हैं, मोटिवेट करके ठीक करा सकते हैं, सही दिशा में ले जाकर उसके मेंटल एटीट्यूड को ठीक कर सकते हैं। ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी? चलिए फिर निकल जाएगा रुचिका, सीट है तो आराम से निकल जाएगा। क्लियर है बात? हाँ, पर्सनैलिटी का भी टॉपिक है, सारे टॉपिक्स हैं। प्रियंका कह रही है फोन कौन सा लिया है? अरे क्या करोगे यार फोन का, ये 12 प्रो है। हाँ, क्योंकि मुझे बहुत बड़े फोन नहीं पसंद है, तो ये भी मेरे लिए बड़ा ही फील होता है मुझे, बट ठीक है, बड़े मीन्स साइज में बड़े, तो इसलिए मैक्स नहीं लिया है, ये नॉर्मल प्रो है ना। चलो खैर, ये सब चीजें तो चलती रहेंगी। और बताओ, ये तो देख लिया होगा ब्लॉग में जब बोल रहे हो तो, एसएस और आरएस में क्या अंतर है? देखो एक बार मैं बताती हूँ। देखो देखो, एसएस और आरएस में क्या अंतर है? देखो, एसएस है स्टिमुलस स्टिमुलस। कैसे? एक उद्दीपक था घंटी, बैल भी बाद में आया। एक उद्दीपक है फूड जो स्टिमुलेट करेगा रिस्पॉन्स करने पे, एक उद्दीपक है बैल। दोनों को एक साथ जोड़ दिया तब रिस्पॉन्स आया। आरएस में क्या है? पहले रिस्पॉन्स वॉलेंटरी, अपनी इच्छा से चूहा जो है वो रिस्पॉन्स कर रहा है इधर उधर उस एक बॉक्स, स्किनर बॉक्स के अंदर। पहले रिस्पॉन्स करता है, बिहेवियर करेगा कोई ना कोई, है ना, और फिर सामने से उसके स्टिमुलस प्रेजेंट हो जाएगा जो कि फूड है। ठीक, फूड है जो कि, ये अंतर है दोनों की थ्योरीज में। ठीक है बात? बिल्कुल काफी है। बस सोनम डीट प्लस बी पीआरटी के लिए मेरे दिमाग में भी आपसे बात करते करते आ रहा है कि एक प्रैक्टिस बैच निकाल देंगे जब आएगा पीआरटी, क्योंकि डीट प्लस बी के क्वेश्चन थोड़े अलग आते हैं और इतने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं ऑनलाइन एग्जाम्स में, तो उसके लिए अलग से ही कुछ ना कुछ होगा जिसमें प्रैक्टिस स्पेशली डीट प्लस बी के लिए हो, क्योंकि वो थोड़ा टेढ़े दिमाग का एग्जाम है। जब मन करता है वो कुछ भी चेंज कर देते हैं अपनी मर्जी से, तो उसका प्रैक्टिस एक अलग होनी चाहिए। यार रेगुलर मिल रहे हैं नोट्स, तो अब तो आप ये बात नहीं कह सकते। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखें, कल मिलेंगे, क्या कहते हो? बिल्कुल। सीटेट जुलाई का बैच, यार अभी तो पता ही नहीं सीटेट जुलाई में होगा भी कि नहीं। इतने पढ़ते रहो यहीं पे, ये वाले बैच में पढ़ रहे हो या फिर अभी जुलाई के बैच का तो देखो किसी को नहीं पता, सच तो यही है ना। चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।